नमस्कार, मैं यूसी झा। बीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। पिछले सेशन में हम लोगों ने सर्कल के बेसिक थ्योरी को देखा था। आज का जो सेशन है उस सेशन में हम लोग बेसिक से थोड़ा सा स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे और इवन अभी तक आप लोगों ने प्रूफ जैसे कोई सिचुएशन को नहीं देखा, तो इस सेशन में हम प्रूफ जैसे सिचुएशन को देखेंगे कि किस तरीके से हम जल्दी में शॉर्टकट में सर्कल की त्रिज्याएं हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक ये है कि मान लीजिए कि आपके पास एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के चारों भुजाओं को छूते हुए एक सर्कल गुजर रही है और इस किसी एक वर्टेक्स के बीच में और सर्कल के बीच में एक और सर्कल जा रही है। तो इस सर्कल की त्रिज्या क्या होगी? तो सबसे पहला फाइंड करने का तरीका क्या है कि सबसे बड़े वाले सर्कल की जो त्रिज्या है, वृत्त की जो त्रिज्या है, वो निश्चित रूप से क्या होगी? पूरी भुजा की आधी होगी। तो मैं इसे अगर पूरा का पूरा साइड लूं ए, तो इसकी रेडियस क्या होगी? a/2। ठीक है, और इस a/2 को मैंने कैपिटल R से डिनोट किया। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि हमें पहुंचना कहां पे है? इसकी त्रिज्या पे। अब इसकी त्रिज्या पे अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो यहां पे भी एक स्क्वायर फॉर्म होगा। ध्यान से देखिए, तो बड़े वाले जो आपके पास में स्क्वायर है, उस बड़े वाले का स्क्वायर भी सेंटर से मिलाने पर एक नया स्क्वायर फॉर्म हो रहा था। तो बड़े वाले की जो भुजा है उसकी आधी इसकी रेडियस हो गई। यहां पर भी सेम केस होगा कि छोटे वाले की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या क्या होगी? ठीक बड़े वाले यानी छोटे वाला जो स्क्वायर बन रहा है उसके साइड के इक्विवेलेंट, इसके हिसाब से मैं कह रहा हूं। लेकिन ये तो स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है। तो इस फिगर को मैं अगर बाहर निकालूं तो आप क्या देख रहे हैं कि सेक्टर टाइप का निर्माण हो रहा है। ये सेक्टर है। तो ये अगर स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है, तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। तो ये कितना होगा? तो ये होगा r√2। ये कितना होगा? r√2। अब ये जो r√2 है, ये r√2 इस स्मॉल वाले के केस में हुआ। अगर मैं इसको यहां से मिलाऊं, पूरा का पूरा, ठीक। अब मैं अगर कहूं आपको कि ये r है, तो ये भी स्मॉल r होगा और ये जो लेंथ निकल के आया, क्या निकल के आया? r√2। ठीक है, और अगर मैं यहां से इसको मिला दूं तो ये भी एक कंप्लीट स्क्वायर है। तो ये बड़े वाले स्क्वायर का भी डायगोनल सिमिलरली क्या होगा? बड़े वाले स्क्वायर का जो साइड है ये वाले का, ये तो हमारा r है, और ये अगर r है तो ये भी r ही होगा, ये भी कैपिटल R होगा, ये भी कैपिटल R होगा। तो यहां से यहां तक डायरेक्ट r√2 के इक्विवेलेंट होगा। ओके, दूसरा पक्ष हम लोग देख पा रहे हैं जो हम निकाले कि यहां से जब हम जज कर रहे हैं, यहां से अलग अलग जज कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो ये कितना होगा? r। फिर यहां से यहां तक जब जाते हैं तो ये कितना होता है? +r। और फिर मैं जब यहां से यहां तक जाता हूं
तो क्या होता है r√2। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि आपके पास में r√2 जो कि डायगोनल का काम कर रहा है वो इक्वल है किसके, r प्लस r√2 के इक्वल है, r√2 के इक्वल है, ठीक है, r प्लस r√2 के इक्वल है। ओके, यदि मैं इस r को इधर ले आऊं तो r इंटू √2 माइनस 1 इक्वल टू r इंटू √2 प्लस 1। क्लियर? और अगर मैं इसको रेशनलाइज करूं तो r इक्वल टू r इंटू √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1, और रेशनलाइज अगर कर देते हैं तो √2 प्लस 1 अपॉन √2 प्लस 1। तो फाइनली क्या उत्तर आएगा, r इंटू 3 प्लस 2√2 अपॉन 1। क्या इससे सीखने को मिला? अभी तक आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन टाइप की लग रही होगी, लेकिन मैं कह रहा हूं सीखने को क्या मिला। पॉइंट ये है, तो ये एक क्लू वर्ड है, ये ध्यान में आप रखिए। ये मैंने कहा कि एक क्लू वर्ड है कि एक कैपिटल R चाहिए तो स्मॉल r में 3 प्लस 2√2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक ट्रिक है। अब ये लागू कहां कहां पर होगा, तो सबसे पहला पॉइंट ये कि लागू जहां पे होगा वो मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक 90 डिग्री का एंगल बना, ठीक, इस पर कोई एक सर्कल बना हुआ है, मान लीजिए सबसे बड़ा सर्कल, उसके पहले भी एक सर्कल बना हुआ है इस तरीके का, और उसके बीच में भी एक सर्कल इस तरीके का बन गया। तो एग्जाम में इतना सीधा क्वेश्चन नहीं देता। एग्जाम में क्या करता है, उसको ज्यादा से ज्यादा फिगर बनाना है, इसीलिए एग्जाम में क्या करेगा, वो कुछ इस तरीके से लिखेगा, एक सर्कल बनाया, अगेन क्या करेगा, दूसरा सर्कल बनाया, अगेन इसको आगे बढ़ाते हैं, अगेन क्या किया, तीसरा सर्कल बनाया इस तरीके से, और इसी तरीके से चौथा सर्कल, पांचवा सर्कल बनाएगा। समझ रहे? और बताने के समय में क्या बोलेगा कि ये जो वर्टेक्स है ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। यही मैं समझाना चाह रहा था कि इसी तरीके से और भी बढ़ते चले जा सकते। बैक में अगर आएंगे तो और भी हम छोटा छोटा सर्कल ड्रॉ कर सकते। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर भी एक और सर्कल ड्रॉ कर लिया, इस तरीके से, इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, 4 सर्कल हो गए, और भी छोटा छोटा सर्कल ड्रॉ होता चला जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर वर्टेक्स पे 90 डिग्री का अगर एंगल बनता है यहां पे, और 90 डिग्री के एंगल के बीच में एक सर्कल, उसके बाद एक और सर्कल, फिर एक और सर्कल, फिर एक और सर्कल, इस तरीके से अगर चलता जाए और क्वेश्चन आपसे पूछे कि बताइए कि 4th सर्कल का रेडियस क्या होगा, फाइंड द रेडियस ऑफ 4th सर्कल। अब फाइंड द रेडियस ऑफ 4th सर्कल बोला तो उसके लिए आपके पास में इस सर्कल की रेडियस होनी चाहिए। तो मैंने क्या कहा, सबसे जो पहला सर्कल है उसका रेडियस हमने अगर R1 माना, तो दूसरा जो सर्कल होगा, ठीक दूसरा, इसकी जो रेडियस होगी वो R2 अपने पिछले वाले रेडियस का 3 प्लस 2√2 टाइम्स होगा। समझ रहे हैं? अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। और ठीक ये जो रेडियस है, तीसरे वाले सर्कल का अगर रेडियस चाहिए R3, तो वो अपने पिछले वाले का क्या होगा, फिर से अगेन 3 प्लस 2√3 होगा।
तो मैं कह रहा हूं कि आप अगर ठीक से देखेंगे तो फाइनली तो ये आ जाएगा कि इसमें 3 + 2√2 से मल्टीप्लाई होगा। तो मैं कह सकता हूं R1 × 3 + 2√2 का पावर 2। तो इसी तरीके से अगर फोर्थ का अगर हमें रेडियस निकालना हो तो हमें कहना पड़ेगा R1 × 3 + 2√2 टू द पावर 3। तो इसी तरीके से अगर हमें किसी भी क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, याद रखेंगे कि जैसे एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन में हमसे पूछ दिया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा ये राइट एंगल ट्रायंगल है। एक सर्कल यहां पे, अगेन एक सर्कल यहां पे, अगेन एक सर्कल यहां पे, अगेन एक सर्कल यहां पे, और इसी तरीके से फाइंड द रेडियस ऑफ, फाइंड द रेडियस ऑफ 58th सर्कल। 58th सर्कल। अगर आपसे 50वें सर्कल का रेडियस पूछा और गिवन दैट रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और वर्टेक्स पर जो एंगल बन रहा है वो मैं पहले ही बता चुका हूं कि 90 डिग्री का एंगल है। तो सबसे पहला हमने क्या कहा कि सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल अगर R होगा तो R × 3 + 2√2, यानी पावर जब 1 था तो दूसरे सर्कल का रेडियस था। ध्यान से याद होगा, आप एक बार फिर से देख लीजिए कि अगर मान लीजिए कि पावर अगर 1 था तो क्या था आपका, पावर जब आपका 1 था तो फाइनली क्या था कि 3 + 2√2 के पावर 1, तो ये वाला सर्कल का रेडियस था। और जब पावर 2 था तो वो थर्ड सर्कल का रेडियस था, और पावर जब 3 हुआ तो वो फोर्थ सर्कल का रेडियस हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 50वें सर्कल का जो रेडियस होगा वो निश्चित रूप से क्या होगा, 50 - 1। तो हम कहेंगे R × 3 + 2√2 टू द पावर 49। अब चूंकि हमारे पास गिवन क्या है, तो गिवन है स्मॉलेस्ट सर्कल का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम कह सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड हमारा आंसर है वो रिक्वायर्ड आंसर क्या है हमारे पास में, 7 सेंटीमीटर स्मॉलेस्ट सर्कल का रेडियस और 3 + 2√2 टू द पावर 49। क्लियर, समझ में आ गया होगा। 90 डिग्री के बीच में अगर कोई फंसा हुआ है तो उस केस में हम क्या करेंगे, 3 + 2√2 को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब कभी कभी क्या करता है, एग्जाम में जब क्वेश्चन देता है तो इस तरीके से भी क्वेश्चन दे देता है कि मान लीजिए कि क्वेश्चन में कह दिया कि एक स्क्वायर है, ठीक है, एक सर्कल है और उस सर्कल के बाहर इस तरीके से एक स्क्वायर है, इस तरीके का, ठीक है। इस तरीके का अगर दे दिया, ठीक, और इसके चारों वर्टेक्स पे एक सर्कल बना दिया, छोटा छोटा 4, इस तरीके का।
ठीक है, क्लियर। और क्वेश्चन ये बोल दिया कि जो सबसे बड़ी स्क्वायर है उसकी साइड है 14 सेंटीमीटर। ओके, और क्वेश्चन हमसे पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ ऑल द स्मॉलर सर्कल्स। जितने भी स्मॉलर सर्कल हैं उसका एरिया क्या है। ओके, तो मैंने क्या कहा, सबसे सिंपल तरीका मैंने ये कहा कि जो सबसे बड़े वाले की त्रिज्या है r, वो सबसे छोटे वाले की त्रिज्या की क्या है 3 + 2√2 टाइम्स होती है। समझ रहे? और सबसे बड़े वाली जो त्रिज्या है वो सर्कल के स्क्वायर के साइड की आधी रेडियस के बराबर है। मैंने स्टार्ट करने वक्त ही समझाया था। तो मैं अब इजीली कह सकता हूं कि यदि मुझे r चाहिए तो r = साइड के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो क्या होगा 2 × 3 + 2√2। ओके, ये सब थ्योरम क्लियर रहेगा तो जल्दी जल्दी बनेगा। अब क्या हुआ, चारों स्मॉलर का एरिया चाहिए तो 4 × πr² और 4 × π। r की वैल्यू कितनी हुई a, और a की वैल्यू कितनी है 14, तो 14/2 × 3 + 2√2 उसका स्क्वायर। ओके, अब क्या होगा, तो 7 से कट जाएगा ये। तो फाइनली आपका जो आंसर आ रहा है क्या आ रहा है 4 × 22/7 इंटू, इसको क्या लिख सकते 49, और नीचे में क्या लिख सकते 17 + 12√2 18, यानी 3, यानी ठीक है 12√2, और 7 से कट जाएगा। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा 22 चौके 88, या 7 चौके 28 दूनी 56, 5 61, 616 अपॉन 17 + 12√2, और चाहे तो आप परमेयीकरण करके लिख सकते हैं तो 616 × 17 - 12√2, यही इसका क्या होगा फाइनल उत्तर होगा। क्लियर? तो ये अगर फंडामेंटल थ्योरी याद रहेगा तो आप इजीली इस सवाल को क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आया था कि एक सेमी सर्कल है इस तरीके से, और इस पर एक स्क्वायर बना हुआ था, यानी सॉरी रेक्टेंगल बना हुआ था हाफ पर से ही। ये एसएससी मेंस का ही सवाल है, पूछा हुआ इस तरीके से था। ठीक है, ठीक है ना। और क्वेश्चन में ये था कि यहां पर एक सर्कल बना हुआ था इस तरीके का, ये इसकी रेडियस होगी। और क्वेश्चन में गिवन था, एसएससी मेंस का ही ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में गिवन था कि क्यू आर की लेंथ, यानी ये जो लेंथ है ये लेंथ थी 7,
और व्हाट इज द रेडियस ऑफ ए स्मॉलर सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्मॉलर सर्कल। क्या करेंगे? तो आपको सिंपली पता है कि ये कहीं ना कहीं पूरा अगर ड्रॉ हुआ रहता तो ये सर्कल ही है जो कंप्लीटली स्क्वायर के बीच में था, तो आधा ही पोर्शन दिया है। अपना आईक्यू यूज करना है। अगर आधा पोर्शन दिया है तो ये तो कैपिटल आर है ना, इनडायरेक्टली ये क्या है, कैपिटल आर है 7, और हमें निकालना है स्मॉल आर। और हम जानते हैं कि स्मॉल आर में जब हम 3 + 2√2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैपिटल आर आती है। ये ट्रिक तो अब याद हो गया होगा। तो आर की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल आर यानी 7 अपॉन 3 + 2√2। तो फाइनली अगर हम रेशनलाइज करें 3 - 2√2 अपॉन 3 - 2√2, तो फाइनल क्या होगा 21 - 14√2, और यही आपका उत्तर होगा। क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट थ्योरम को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो थ्योरम है कि मान लेता हूं कि उसकी जगह पे 90 डिग्री की जगह पे अगर 60 डिग्री दे देता। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां पे एक सर्कल, एक और सर्कल इस तरीके से, और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाता। मैं यहीं पे लॉक कर रहा हूं। ठीक, यहां पे दे देता 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। तो अगर ये 60 डिग्री होगा तो नेचुरली ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तो कहने का सेंस क्या हुआ कि 60 डिग्री का जब केस देगा तो उस केस में इक्विलैटरल ट्रायंगल का कंसेप्ट बनेगा। समझ रहे? तो इस केस में क्या याद रखनी है कि ये जो रेडियस है और ये जो रेडियस है वो हमेशा 3 टाइम्स का रेशियो देता जाएगा। 3 टाइम्स का रेशियो देता जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कई सर्कल बना लिए, एक सर्कल, एक और सर्कल, थोड़ा इससे लार्ज बना लिया, इससे पहले भी मैंने ऐसे बना दिया मान लो, और इसको मैंने मिला दिया। ठीक है, लाइन टेढ़ा हो सकता है लेकिन ध्यान से देखना है थ्योरम को। ठीक है ना? एक और सर्कल हुआ, यहां पे 60 डिग्री है। तो कहने का सेंस हुआ कि इसकी रेडियस 1, इसकी रेडियस 3 टाइम्स, इसकी रेडियस 9, ये 27, जितना भी आने वाला है वो सब इसका क्या होगा 3 टाइम्स होता नजर आएगा। समझ रहे? यानी 729, 2187, ये रेशियो बनेगा। ठीक है, और अगर एरिया की बात अगर करें तो एरिया जो होगा वो सब का इसी के स्क्वायर के रेशियो में बनता जाएगा। इसी तरीके से बनता जाएगा रेशियो। तो क्या हुआ, अगर 90 डिग्री का केस रहा तब तो 3 - 2√2 से बड़े वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, या छोटे वाले को हम 3 + 2√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
और जब 60 डिग्री का एंगल रहे और समबाहु त्रिभुज के अंदर में अगेन सर्कल अगेन सर्कल अगेन सर्कल इस तरीके से चलते रहे, तो उस केस में ये रेशियो हम ध्यान में रखेंगे 1:3:9:27, और एरिया जब बोलेगा तो उसी के स्क्वायर के रेशियो में होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन पूछा था कि एक सर्कल है स्मॉलर और एक और सर्कल है, इस तरीके से, और क्या किया, बोला कि ये ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, और एग्जाम में क्वेश्चन दिया था कि एरिया ऑफ लार्जर सर्कल इक्वल टू 1386, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्मॉलर सर्कल। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, थ्योरी से रिलेट करेंगे, समझेंगे। मैंने क्या कहा कि अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसकी जो रेडियस है और इसकी जो रेडियस है दोनों में 1:3 का रेशियो होगा। पहला पॉइंट के लिए तो मेरे पास दो रास्ते हैं सवाल सॉल्व करने के। पहला तो रास्ता ये है कि मैं इसकी रेडियस निकाल लूं, तो πr² इसका एरिया होगा, जो गिवन है कितने के बराबर, 1386। तो r² इक्वल टू क्या होगा, 1386/22 और गुने 7। ठीक है, तो कैलकुलेट अगर करेंगे तो 63 हुआ, तो मैं कहूँगा r की वैल्यू 21 हुई, और r की वैल्यू अगर 21 हुई तो नेचुरली अगर ये 21 होगा तो फिर ये 7 होगा। दूसरा तरीका क्या है कि मुझे ये पता है कि चूंकि एरिया का जो रेशियो होगा वो 1:9 के इक्विवेलेंट होगा, ये भी मैंने आपको बताया कि 1² होगा, तो मैं कहूँगा 1:9, तो थोड़ी सी इजी हो जाएगी कि 9 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 1386 है, तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है, 154। मैंने पिछले कई वीडियो में कहा है कि अगर 154 दिखाई दे तो 7 आंसर मार के चले आओ, तो रेडियस 7 होगा, और 616 अगर दिखाई दे तो 14 आंसर याद रखो, तो रेडियस इसकी क्या हो जाएगी, 14। और अगर एरिया 154 गिवन हो तो हमेशा ध्यान में रखिए कि जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, 7। तो इस पूरे की एरिया कितनी हो गई, 154, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। तो ये जो दो थ्योरी था सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लगभग बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मान लेते हैं कि कोई पॉलीगन है, कोई पॉलीगन है इस तरीके का, और उसका इंटीरियर एंगल, एक एंगल 120 डिग्री गिवन है, और दूसरा जो है कॉमन डिफरेंस वो 5 डिग्री का गिवन है। तो जब कभी भी कॉमन डिफरेंस कोई कहता है फाइव डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ, 120 के बाद ये 125 आएगा, अगेन नेक्स्ट एंगल कितना होगा, 130 आएगा। तो इसी तरीके से अगर हम अगला एंगल को अगर पकड़ें इस तरीके से, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये 135 डिग्री आएगा। तो इस तरीके से कितने टोटल साइड होंगे इस पॉलीगन में, फाइंड द
दो क्वेश्चन क्रिएट होगा। फाइंड द, पहला क्वेश्चन नंबर ऑफ साइड्स और दूसरा होगा नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ साइड्स होंगे वो कितने होंगे और नंबर ऑफ डायगोनल्स होगा वो कितना होगा। तो इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। सबसे पहला ये कि जो मेथड 1 है, मैं इंटीरियर एंगल को ही ऐड कर दूं, जैसे 120, 125, 130 और इसी तरीके से अप टू n टर्म्स इक्वल टू 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। या दूसरा मेथड मैं ये ले लूं कि एक्सटीरियर एंगल का सम। तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये है एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर अगर 120 होगा तो एक्सटीरियर कितना होगा, 60 होगा। फिर ये अब 5 कम होने लगेगा, 55, और अगेन ये 5 कम होने लगेगा तो 50। तो मैं अगर एक्सटीरियर एंगल को सम मानूं तो फिर क्या करना पड़ेगा, 60 प्लस 55 प्लस 50 प्लस अप टू n टर्म्स या n साइड्स जिसको हम लोग कह सकते हैं, जो 360 के इक्विवेलेंट होगा। अब आपके साथ समस्या ये है कि 2n माइनस 4 कहां से आ गया और 360 डिग्री कहां से आ गया। तो सबसे पहला ध्यान में रखिए एक रूल कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑलवेज किसी भी पॉलीगन में 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। अगर आप रेगुलर ज्योमेट्री को पढ़ रहे होंगे तो आपको ये दूसरा या तीसरा वीडियो में ही मिल चुका होगा, और इवन हम पूरे डिटेल से पॉलीगन पे चर्चा किए हुए हैं। और एक्सटीरियर एंगल अब केवल हम एप्लीकेशन कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कोई थ्योरम कैसे डिराइव हो सकता है या कोई नए तरीके का क्वेश्चन कैसे क्रिएट कर सकता है। एक्सटीरियर एंगल्स उसके जो सम होंगे वो ऑलवेज 360 डिग्री होंगे। ठीक है, तो मेरे पास ये दोनों एक्सटीरियर एंगल का सम है तो 360 डिग्री है, और अगर मेथड 1 की बात करें तो इंटीरियर एंगल का सम है तो 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री है। तो किसी भी एक को लेके चलेंगे तो सवाल सॉल्व होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों के दोनों कौन सा एंगल है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बना रहा है। तो चलिए किसी एक को टारगेट करते हैं, इसी को टारगेट करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो जोड़ के कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। तो हमने इसको क्या किया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फार्मूला पर ले गए, SN 360 इक्वल टू n/2 2a। तो 2a की वैल्यू कितनी होगी, 120 प्लस n-1 इंटू डी कितना हुआ, 5। यहां d पॉजिटिव है कि निगेटिव, ये देखिए, तो d निगेटिव है, इसीलिए जो 5 है वहां पर क्या लगाएंगे, माइनस। लेकिन ऊपर वाले का जब जोड़ना होगा तो क्या होगा, +5, क्योंकि 5 वहां पॉजिटिव है, यहीं पे गलती सबसे ज्यादा होती है। तो ये कितना होगा, 5 से अगर हम काट दें, कैंसिल कर दे 5, तो ये होगा 144। 5 कॉमन ले चुके हैं तो 24n, ये मैंने मल्टीप्लाई भी 2 से कर दिया है, तो 24n, 5 हट चुका है तो क्या होगा, -n², और फिर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस n। तो सब उठा के अगर इधर ले जाएं तो n²
-25n प्लस 144 इक्वल टू 0, n-16 इंटू n-9 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू क्या होगी, 16 भी होगी और 9 भी। लेकिन पॉलीगन है तो 9 अगर एंगल हो या 9 साइड हो तभी भी 360 जोड़ के होगा, और 16 साइड हो तभी भी 360 जोड़ के होगा। इसका मतलब 9 के बाद वाला जो 7 साइड है वो है ही नहीं डायरेक्टली। तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे, 9 होंगे। तो पहले वाले का उत्तर हम क्या कह सकते हैं कि 9 साइड्स होंगे। अब दूसरा पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो ये भी मैंने दूसरे थ्योरम में बता दिया था कि नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर निकालना हो तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू n इंटू n-3/2। तो चूंकि साइड 9 आया है तो 9 गुने 6 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 27। क्लियर यहां तक। तो टोटल जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे वो 27 होंगे, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ साइड्स जो होंगे वो कितने होंगे, 9 होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो पूछा जाता है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसके अंदर फिर से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसके अंदर फिर से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, फिर अगेन इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो पूछ देगा कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स। जितने फॉर्म हुए हैं उस सभी ट्रायंगल्स का सम बताइए। और गिवन क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इसकी जो साइड होगी वो ए होगी, सबसे बड़े वाले की साइड क्या होगी, ए होगी। तो नेचुरली ये मिडिल पॉइंट है तो इसकी जो साइड होगी वो भी क्या होगी, हाफ ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि ये तीनों साइड बराबर होंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये क्या होगा, a/2 होगा। अब अगर ये a/2 है तो उसका आधा कितना होगा, a/4। तो इस ट्रायंगल का जो साइड होगा वो भी क्या होगा, a/4 होगा। तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगा। तो पहले वाले की साइड क्या होगी, a, दूसरे वाले का क्या होगा, a/2, तीसरे वाले का क्या होगा, a/4, इसी तरीके से ये a/8। तो ऐसे ही ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे क्वेश्चन में सम ऑफ ऑल ट्रायंगल फॉर्म, अब इसमें क्या पूछ दिया, सम ऑफ में कई चीजें पूछ सकता है। पहला एरिया, दूसरा पूछ सकता है पेरीमीटर्स, तीसरा पूछ सकता है साइड्स, और चौथा जो सबसे इंटरेस्टिंग चीजें पूछी जा सकती है कि अगर केवल 50 ट्रायंगल है तो सम ऑफ 50 ट्रायंगल्स। एरिया के सेंस में हम बात कर रहे हैं, यानी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला केस ये होगा कि अगर ये साइड है तो साइड का सम अगर पूछे, फर्स्ट नंबर केस, यानी हम अगर थर्ड नंबर पॉइंट को देखें कि अगर हम साइड का सम हम निकालने जा रहे हैं तो a कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस अप टू इनफाइनाइट। अगर मुझे किसी ने कहा पेरीमीटर का एरिया निकालो, तो पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, साइड का ही 3 गुना कर देंगे। ये सब क्लू पॉइंट ट्रिक सब याद रखिएगा। तो क्या होगा, 3a इंटू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 डॉट 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 इनफाइनाइट।
लेकिन अगर एरिया पूछते तो एरिया के केस में क्या होगा, √3/4 ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया जानबूझ के, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो बचेगा कौन, 1 का स्क्वायर 1 बचेगा आपका। अगेन क्या होगा, 1/2 की जगह पर 1/4 होगा, अगेन 1/4 की जगह पे 1/16 होगा, और ये 1/16 की जगह पे कितना होगा, 64 हो जाएगा। यहाँ पे 8 64 इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, पहले इस तक को देखते हैं। अब एक चीज समझिए, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 अगर इनफाइनाइट है तो ऑलवेज आंसर 2 ही होगा। अब कोई विद्यार्थी इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगाएगा, जितना देर में लगाएगा उतने देर में सवाल को सॉल्व करके आगे भाग जाएंगे। तो हम सीधा सीधी समझ रहे हैं कि a × 2 क्या होगा, इसका आंसर 2a होगा सिंपली। अब कहेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सर आप लगा नहीं रहे, तो हमारे पास है पीछे लगाने के लिए, हम इसमें लगाएंगे। अभी फिलहाल डायरेक्ट सवाल को बना लेते हैं। तो ये क्या होगा, 3 × 2 = 6 से डायरेक्ट उत्तर होगा। अब सोच के देखो आप थोड़ा सा, मान लो कि इसकी साइड दे रखी होती 15 सेंटीमीटर और सम ऑफ ऑल पेरीमीटर कहता, तो हम क्या करते हैं, विद इन सेकेंड में मेंटली कह सकते थे 15 × 6 90। एरिया के केस में बड़े वाले का हम एरिया निकाल लेंगे और 1 + 1/4। अब यहां पे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगाएंगे, तो यहां पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगाएंगे तो इसका सम क्या होगा, s इंफिनिटी का a/1 - r, तो r की वैल्यू 1/4 है, तो फाइनली क्या होगा, 4/3 होगा। तो 4 कट ही जाएगा, तो a² √3। तो इस पूरे का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, a² डायरेक्ट उत्तर कह सकते। तो अब मैं इसे थ्योरम में इलेबोरेट करके कह सकता हूं कि अगर आपको सम निकालना हो इनफाइनाइट टर्म्स तक, तो साइड का सम 2a यूनिवर्सल ट्रूथ, पेरीमीटर 6a यूनिवर्सल ट्रूथ, और a² √3 एरिया का सम विद इन सेकेंड में हम कह सकते हैं। अब अगर मान लेता हूं कि साइड अगर गिवन होती 14, तो आंसर हम कह सकते थे कि 196/√3, 14 6 = 84 और 28। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर 50 ही ट्रायंगल का सम कहता तो ये सबसे टफ काम हो जाता। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अगर 50 टर्म कहेगा तो क्या करेंगे। ठीक है, चलिए 50 टर्म में क्या करेंगे वो देख लीजिए। जो फर्स्ट हमारा था एरिया वो क्या था, √3/4 a²। फर्स्ट वाला क्या था, 1 था। सेकेंड एरिया में क्या था, 1/4। थर्ड एरिया में क्या था, 1/16 था। उसका नेक्स्ट क्या था, 1/64 था। लेकिन मुझे ये कहां तक जाना है, अप टू 50 टर्म्स ओनली। केवल कितने टर्म्स तक जाने हैं, 50 टर्म तक। तो S50 का सम क्या होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप पढ़े हुए हैं, a × 1 - r⁴n/1 - r होता और n रिप्लेस बाई 50, a रिप्लेस बाई 1, r रिप्लेस बाई 1/4। ठीक है यहां तक। तो फाइनली हम यहां पर क्या कहेंगे कि √3/4 a², तो a² तो यूनिवर्सल है और इसका जो सम हुआ वो क्या हुआ, तो a = इसके परफेक्ट में 1 रखे थे, तो इसका जो सम हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो इसका सम हो रहा है 1 - 1/4 ⁵
1 माइनस 1/4। ठीक है, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल्ड आउट, तो क्या बच जाएगा केवल √3a² बाई 4 इंटू 4/3 इंटू 1 माइनस 1/4 टू द पावर 50। फाइनल रिजल्ट क्या होगा? a² अपॉन √3 इंटू 1 माइनस 4 टू द पावर 50। क्लियर यहां तक? कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रही है बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपको स्क्वायर के अंदर अगर स्क्वायर बन रहा हो, स्क्वायर के अंदर अगर स्क्वायर बन रहा हो इस तरीके का, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? तो मैं केवल एक को चेक कर देता हूं, देख लीजिए। सबसे बड़े वाले की साइड अगर ए है, ठीक, तो इतनी साइड क्या होगी? a/2 होगा, ठीक है ना, और इतनी साइड क्या होगी? a/2 होगा। तो ये वाला जो लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है, ये वाला, इसकी लंबाई क्या होगी? तो आप कहेंगे a/2√2 होगी, या फाइनली आप कहेंगे कि सर a/√2 होंगे। ठीक है, तो क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि सबसे बड़े वाले का साइड अगर a है तो उसके बाद वाले का साइड में √2 से डिवाइड होगा। अब उससे छोटे वाला जो स्क्वायर है, उस वाले की जो साइड होगी वो a/2 होगी। अगेन उससे छोटे वाले जो होंगे वो a/2√2 होंगे, और इसी तरीके से चलेगा। ठीक है यहां तक? तो अगर आपसे पूछा गया कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द एरियाज, फाइंड द सम ऑफ ऑल द एरियाज, तो हम क्या कहेंगे? a² कॉमन ले लेंगे, यहां क्या बचेगा? 1, a² 2 तो 1/2, a²/4 तो 1/4, a²/8 1/8, अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। और फाइनली आप जानते ही हैं कि 1 से लेकर के हाफ होते हुए अगर इनफाइनाइट तक जाते हैं तो इसका जो सम होगा वो कितना होगा? 2 होगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा? 2a²। तो अब आप क्या कह पाएंगे? अब आप कहेंगे कि जो टोटल एरियाज होते हैं वो लार्जेस्ट स्क्वायर के एरिया के डबल के बराबर में होता है। यानी ये सब क्लू पॉइंट आप याद रखिए, ये सब बहुत काम देगा। क्या कहेंगे कि जो सम ऑफ ऑल द एरियाज ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लार्जेस्ट एरिया जो होंगे, जो सबसे बड़े स्क्वायर का एरिया होगा, उसके 2 गुने के बराबर में क्या होगा? टोटल सम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है वो नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कोई अगर मान लीजिए समकोण त्रिभुज है इस तरीके का, और उसके आधी भुजा को फिर से मिलाकर के एक समकोण त्रिभुज बनाया, अगेन आधी भुजा को मिलाकर के एक और समकोण त्रिभुज बनाया,
और इस तरीके से इनफाइनाइट बनता चला गया, इनफाइनाइट। मैंने कहा कि इसकी जो साइड है वो मान लो 6 है और ये जो साइड है वो कितनी है, 8 है। तो नेचुरली ये कितना होगा, 10 होगा। तो फर्स्ट वाले का जो साइड होगा, ध्यान से समझिएगा, जो सबसे बड़ा वाला होगा उसका साइड 6, 8 और 10 होगा। तो जो अगला ट्रायंगल है उसका साइड ठीक इसका हाफ होगा, 3, 4, 5 होगा। और इसका भी हाफ नेक्स्ट वाले का होगा, 1.5, 2 एंड 2.5। और ये प्रोसेस जारी रहेगा। तो फर्स्ट वाले का एरिया क्या होगा, जरा सोच के देखिए। फर्स्ट वाले का एरिया होगा 1/2 इंटू 6 इंटू 8, 24। नेक्स्ट वाले का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू 3 इंटू 4, 6। अब आप जज कर लिए होंगे कि अगर क्वेश्चन में हमसे ये पूछ दिया कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द एरियाज, तो हम क्या कहेंगे कि फर्स्ट का एरिया 24 और 1/4 1/4 1/4 1/4 होता जाएगा। तो सेकंड क्या होगा, 6। देख लीजिए ठीक से, इसका भी 1/4 कितना होगा, 1.5 और इनफाइनाइट। तो मैं अगर 24 कॉमन ले लूं तो फाइनली क्या होगा, 1 + 1/4 1/16 इनफाइनाइट टर्म्स। और आप जान चुके होंगे कि 24 इंटू 4/3 इज इक्वल टू कितना होगा, 32। तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। आप ये कहेंगे कि सर 32 कैसे ले आए, ये कैसे हुआ, तो इसका ऑलरेडी सम हम आपको करके बता चुके हैं। इसका सम कितना होता है, तो S इन्फिनिटी का सम ऑलरेडी हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि A/1 - R। तो 3/4 होगा, तो फाइनली क्या होगा, 4/3 होगा। तो अब हम यहां पर भी एक ट्रिक लगा सकते हैं कि जितने भी एरियाज हैं उन टोटल एरियाज का सम क्या होगा, सबसे बड़े वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उसके 4/3 के गुणनफल के बराबर होगा। आई होप कि इस सेशन में आपको बहुत सारे कंसेप्ट मिले होंगे। बहुत अलग अलग तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को डील किए। आपको करना ये है कि एक से एक जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चंस को बढ़िया से आप समझिए। थ्योरम को आप अपने कॉपी में नोट्स बनाइए, अपनी भाषा में किसी चीज़ को लिखिए, क्योंकि जितने भी कंसेप्ट हैं अगर आप उसको अच्छे से डिलीवर करेंगे, अच्छे से कॉपी में नोट्स करेंगे, तो परीक्षा के समय में जो इतने बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते हैं उसको आप इजीली सॉर्ट कर सकते हैं। यानी जो काम आप प्रोसेस लगा के करते वो काम आप डायरेक्टली कर सकते कि जितना भी एरियाज हैं उन सब एरिया को क्या किए हम लोग, कंसोलिडेट कर दिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नए कंसेप्ट को लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।